हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशन के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का हिंदी का पार्ट 3, जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। इसके लेखक कौन है? घनश्याम अग्रवाल। इसके लेखक दोस्तों घनश्याम अग्रवाल है। और दोस्तों हम लोग ने ऑलरेडी जो आप लोग का जो पहली कविता है भारत महिमा और दूसरा पार्ट जो लक्ष्मी है वो उसके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप लोग को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। और आइए आज का हम वाह रे हमदर्द पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 3 वाह रे हमदर्द। इसके लेखक कौन है? घनश्याम अग्रवाल। आइए हम कुछ लेखक के घनश्याम अग्रवाल के परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो जो लेखक घनश्याम अग्रवाल का जो दोस्तों जन्म हुआ है 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। एक महाराष्ट्र में अकोला जगह है, वहाँ पे 1942 में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके परिचय पढ़ते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन कला से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटने में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालने आपके लेखन की विशेषताएं हैं। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के स्वरूप में लोकप्रिय। देखिए इनका जो परिचय था, जो हमारे लेखक थे घनश्याम अग्रवाल जो थे वो पहले एक अध्ययन कला लेखक, मतलब वो अध्ययन कला थे, मतलब अध्ययन कला के लेखन थे। वहीं से उनका जो लेखन था विकसित होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के लोकप्रिय हास्य व्यंग कवि बन गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को परिचय समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आज का लेसन को जो हमें समझना है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आप लोग इस पार्ट को अगर दोस्तों आप लोग कहानी के जैसा समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस पूरे आज जो आप लोग का जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है इससे बेहतरीन आप लोग को कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा। अगर आप कहानी के जैसा समझो, अगर आप वही सिर्फ रट्टा मारोगे तो ये भी बोरिंग लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वहाँ कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा के नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खयामक पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाया, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखिए जो पहले एक पैराग्राफ का मतलब क्या है, जो हमारे जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उन्होंने जो लेखक घनश्याम अग्रवाल है वो एक दिन जैसे कि आप लोग बड़े आप लोग पॉलिटिकल लीडर्स के पार्टियों के जो मतलब अध्यक्ष रहते हैं उनके आप लोग भाषण बयानबाजी सुनते होंगे उनके रैली में। तो ये भी गए थे रैली में सुनने के लिए। तो वहाँ पे देखिए कौन सी दो पार्टी थी? पूंजीवादी और समाजवादी। देखिए पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट और समाजवादी का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी। ये दो पार्टियों जो थी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डिबेट कर रही थी एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी। वो जब उस हमारे लेखक जो थे घनश्याम अग्रवाल जब वो उस रैली से निकले तो मतलब उनके अंदर भाषण का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि वो साइकिल से जा रहे थे, उनको अधिक जोश आ गया उस भाषण सुनने की वजह से। और उनके सामने से कार आ रही थी, वो भी बहुत अधिक गुस्से में आ रही थी। लेकिन जो हमारे लेखक थे ये निश्चित नहीं कर पाए। हमारे जो लेखक थे वो निश्चित नहीं कर पाए। क्या नहीं निश्चित कर पाए कि साइकिल और कार जब करीब आया है तो दोनों एक दूसरे को घृणा के नज़र से देखने लगे और दोनों आपस में आके टकरा गए। फिर जो हमारे लेखक थे उन्होंने कहा, मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में टांग अड़ाया, मैंने फोकर कर उनके बीच में टांग अड़ाया, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। और उस दुर्घटना के बाद जो इतने भी आजू बाजू में लोग खड़े थे
वो दौड़ के उनके तरफ बढ़े, कुछ लोग लेखक की तरफ भागे तो कुछ तरफ कार वाले की तरफ भागे कि भाई सामने वाला जिंदा है कि मर गया, क्योंकि एक्सीडेंट में सब लोग अक्सर चेक करने जाया करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे देखते हैं। आंखें खुली तो मैंने अपने आप एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखिए, जो लेखक थे, हमारे लेखक के और कार वाले के बीच में फर्स्ट पैराग्राफ में तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जब लेखक की आँख खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अपने बिस्तर के पाया, उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा। देखिए, इर्द गिर्द मतलब क्या होता है? आजू बाजू देखना। इंग्लिश में हम लोग बोले तो अपने नियर बाय को देखना। उन्होंने आजू बाजू देखा तो उनके कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। देखिए, परिचित मतलब वो कि जिसे हम जानते हैं, और अपरिचित मतलब वो जिसे हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग खड़े थे। उनकी जब आँख खुली, उनके जो आजू बाजू में जो खड़े थे, उनके चेहरे पे उत्सुकता की लहर दौड़ गई। कौन सी लहर दौड़ गई दोस्तों? वो उत्सुकता की लहर दौड़ गई कि सबको लगा भाई अब सामने वाला होश में आ गया। लेकिन जो हमारे लेखक थे, हमारे जो लेखक घनश्याम थे, उन्होंने खराते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ? भाई मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? लेखक है, उन सबसे पूछे। तो अब भैया थर्ड पैराग्राफ हम लोग अब पढ़ते हैं। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। पहले इतना मतलब समझ लेते हैं। तो जब लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका मतलब एक्सीडेंट हो गया था कार और साइकिल में। आपका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति ने ऐसा लेखक को आश्वासन दिया कि भाई आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, घबराने की कोई बात नहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे ये लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। भाई इसका मतलब समझते हैं। मैंने आपको ऊपर तो मतलब समझा दिया कि जब लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ आपका पैर फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंट के दौरान। लेकिन दोस्तों, वो जो आजू बाजू खड़े थे उनमें से एक चेहरा ऐसा था, अब उसको चेहरा भी बोल सकते हो या उसको व्यक्ति बोल सकते हो। एक व्यक्ति ऐसा था कि उसने मतलब इतने तेज़ी से जवाब दिया कि लेखक सोचने लगे कि ये सिर्फ मेरे होश में आने का ही इंतज़ार कर रहा था, कि मैं होश में आ जाऊँ, ये मुझे जवाब दे के अपने घर चले जाए। तो भाई उसने जवाब दिया, धीरे धीरे सब जाने लगे। तो लेखक ने अपनी टांग की तरफ देखा। यहाँ पे जब लेखक ने अपने टांग की तरफ देखा तो उनको दिखा कि मेरी एक टांग तो सही सलामत है, लेकिन दूसरी टांग मेरी रेत की थैली के सहारे स्टैंड पे खड़ी थी। मतलब स्टैंड पे रखा गया था, क्योंकि पैर फ्रैक्चर हो गया था ना, इसके लिए उनको स्टैंड पे रखा गया था। भाई वो थे तो लेखक, लेखक थे, हंस व्यंग कभी। तो उनके मन में एक मुहावरे का जन्म हुआ। उनके मन में कौन सा मुहावरे का जन्म हुआ दोस्तों? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ये मुहावरा उनके मन में, उनके दिमाग में उत्पन्न हुआ। फिर वो सोचने लगे कि मतलब सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही वो जो लेखक थे वो कांप उठते थे। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही वो लेखक कांप उठते थे।
अस्पताल तो एक ऐसी ही खतरनाक शब्द है, मतलब लेखक बता रहे हैं अस्पताल तो ऐसी ही खतरनाक शब्द है, अगर अस्पताल में अगर सार्वजनिक भी उसके साथ चिपका हो तो समझ लो आत्मा से परमात्मा का मिलन का समय आ गया है। फिर लेखक ये बता रहे हैं कि अब मुझे ये लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। इसका मतलब है कि लेखक ये बता रहे हैं कि जो मेरी टांग टूटी वो तो सिर्फ मेरे साथ एक घटना हो गया, लेकिन जो मुझे सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, भर्ती कर दिया गया, वो मेरे साथ दुर्घटना हुआ है। लेखक के बताने की इसमें कोशिश किए हैं। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतना अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसके मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे संकेत दे, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे दोस्त हे मेरे परिचित रिश्तेदारों मित्र आओ जब जी चाहो जितने देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब आइए हम लोग फोर्थ पैराग्राफ को समझते हैं कि लेखक इसमें क्या बताने की कोशिश की है। लेखक को अब देखिए 3 पैराग्राफ तक क्या हुआ, लेखक का एक्सीडेंट हुआ, लेखक की टांग टूट गई और लेखक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है। और वो ये मान रहे थे कि उनका टांग टूटना सिर्फ एक घटना है, लेकिन अस्पताल में एडमिट होना ये एक दुर्घटना है, वो भी सार्वजनिक अस्पताल में। तो चौथे पैराग्राफ में ये बताया गया हुआ है कि जो लेखक की जो टांग टूटी थी उनसे मिलने जुलने वाले भी आया करते, क्योंकि अक्सर आप हो, आपके फैमिली में भी अगर किसी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम भी उनसे मिलने जाया करते हैं अक्सर। तो लेखक इसमें ये बताए हैं जो मिलने जुलने आते हैं वो लोग केवल हमदर्दी जताने आते हैं। फिर उन्होंने बोला कि मिलने जुलने वाले कभी इतना अधिक आ जाते हैं, क्योंकि आप कई बार देखेंगे अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं और इसमें लेखक भी बताए हैं कि मिलने जुलने वाले इतने अधिक आते हैं कि वो मरीज को कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि जिस मरीज को आराम करना चाहिए उसका आराम हराम हो जाता है, जिसको कि इसमें बताया कि जिस चीज़ की मरीज को खास ज़रूरत होती है आराम की, लेकिन मिलने जुलने वाले आके उससे वो भी नींद और चैन छीन लेते हैं। फिर उन्होंने लेखक ने बताया कि जनरल वार्ड का तो कुछ नियम भी होता है और कुछ एक निश्चित समय होता है कि आप इतने समय के बीच मिल सकते हैं, ये बताया। फिर लेखक ये बताया कि प्राइवेट वार्ड में तो ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि ना समय है। प्राइवेट वार्ड तो एक खुला निमंत्रण है, हे मेरे परिचित रिश्तेदारों मित्र आओ, मतलब सारे मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स और रिश्तेदार सब लोग चले आओ, जब तक जी चाहो तब तक रहो, जितना परेशान करो कोई भी समय का बंधन नहीं है, आप जब चाहो तब आ सकते हो, ये एक खुला दरबार है। उन्होंने फिर लेखक घनश्याम अग्रवाल फिर ये बताने की कोशिश की है इसमें कि यही सारा समय है कि आप अपने बदला ले सकते हो। तो देखिए उन्होंने ये लाइन क्यों लिखा कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, क्योंकि देखिए अगर मान लो कभी हमारे घर में से अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो दूसरा व्यक्ति उनसे मिलने आता है, अगर वही दूसरा व्यक्ति अगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो हम लोग मिलने जाते हैं, हम लोग मिल के आ जाते हैं। लेकिन बाई चांस मान लो कभी हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ तो वो क्या बोलेगा, भाई तू हॉस्पिटल में था, मैं तेरे से मिलने तो था आया, तो अब तब आप बोलोगे तू आया था तो मैं भी तो था आया, तो हमें हिसाब बराबर हो गया। तो इस तरीके से सिर्फ लोग आजकल जो सब मिलने जाते हैं सिर्फ वो हमदर्दी जताने जाते हैं, अपना एहसान और अपना बदला चुकाने जाते हैं, ये लेखक इसमें बताए हैं। अब आइए 5th पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वह लोग आए
जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वह अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। 5th पैराग्राफ में लेखक ये बताए हैं, लेखक से सबसे पहले वह लोग मिलने आए कि जिसके कि मतलब लेखक जिसके पास मिलने गए थे, या तो किसी की टांग टूटी हो या तो कुछ और टूटा हो, वैसे लोग पहले लेखक से मिलने आए कि लेखक की मतलब मानो कि वो लोग जो मिलने आए थे सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि बेटा तेरी टांग टूटे तो हम भी मिलने आए, अपना एहसान चुका दे। भाई तुम मुझसे मिलने आया, मैं तेरे से मिलने आ गया, एहसान ख़त्म, एहसान चुका दिए। लोग खाली इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो जो मिलने आए थे ना लेखक से, उनकी हमदर्दी में बात साफ छिपी थी कि देख बेटा, वक्त सब पे आता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा है, देख बेटा वक्त सब पर आता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब वो लेखक ये बता रहे कि जो मुझसे मिलने आ रहे थे वो मतलब उनके मन के भावनाओं में थे, देखा मतलब छिपा था कि देख एक दिन तू भी मुझसे मिलने था आया, तू भी मुस्कुरा रहा था, आज हमारा वक्त है। मतलब यही सब इसमें बताया जाएगा। अब आइए 6th पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वह लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वह मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोला तो वह मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए इसमें जो लेखक हैं वो 6th या 7th पैराग्राफ है, इसमें बताने की कोशिश किए हैं कि दर्द के मारे तो मरीज को नींद वैसे ही नहीं आता। अगर मान लो उसको थोड़ी बहुत नींद भी आ जाए तो जो मिलने वाले जो आते हैं वो उसे जगा के परेशान करते हैं। खास करके तो जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। देखिए औपचारिकता मतलब हाँ भाई चलो एक फॉर्मेट है यार, मिलकर चले आते हैं, तू चाहे कुछ भी कर, उससे मतलब नहीं है। वैसे लोग हम औपचारिकता बोलते हैं। औपचारिकता निभाने वाले और सिर्फ सूरत दिखाने वाले, भाई देख ले तेरे को दुख था, मैं आया हूँ, मुझे पड़ेगा तो तू भी आना, ये सब लोग आके उसको परेशान करते थे लेखक को। फिर लेखक ने एक दिन तय किया कि आज कोई भी आ जाए मैं आँख ही नहीं खोलूँगा। तो उस दिन क्या हुआ, वो जिस हॉस्पिटल, सार्वजनिक हॉस्पिटल में जो एडमिट थे या भर्ती थे, हिंदी में बोलते हैं भर्ती है, तो उसके जो ऑफिस के जो बड़े बाबू थे, देखिए ऑफिस के इसमें जो बड़े बाबू बताया गया हुआ है, जो उस अस्पताल के जो हेड डॉक्टर थे वो मिलने आए। तो मतलब उन्होंने देखा कि ये सोए थे, तो वो वापस जाने के बदले उनके पास आके उनको लगा कि अगर मैं इनको नहीं बताया कि मैं मिलने आया हूँ आपसे, तो इनको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए थे। तो बाहर जाके क्या बोलेंगे कि भाई सार्वजनिक अस्पताल में तो अच्छे से इलाज ही नहीं होता। तो वो मतलब इनको धीरे धीरे से हिलाने लगे, लेकिन फिर भी लेखक ने आँख नहीं खोला, वो चुपचाप बिस्तर पे पड़े रहे। तो क्या हुआ, जब थक गए, नहीं उठे, तो उनका जो टांग फ्रैक्चर हुआ था उस फ्रैक्चर वाले जगह पे उन्होंने जोर से दबाया। तो मतलब जो लेखक जो थे वो तो मतलब चीखते हुए अपनी आँख उन्होंने चीखते हुए खोले। और जो ऑफिस के जो बड़े बाबू थे, जो मतलब हेड डॉक्टर थे, वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब बताओ, ऐसा डॉक्टर जिसको मरीज को आराम देना चाहिए, वो मरीज को पहले दर्द दे के फिर पूछ रहा कि अब बताइए, कहिए दर्द कैसा है। तो मतलब इसमें यही बताया है लेखक ने। ये थोड़ा सा लाइन मतलब हास्य व्यंग्य कवि के लाइन थी, क्योंकि
लेखक भी तो वही है, घनश्याम अग्रवाल जी। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसे था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। देखिए, इसमें लेखक ये बताने की कोशिश किए हैं कि आप लोग जिस मोहल्ले में या जिस एरिया में रहते हो, एरिया वाले तो मतलब अपने फुर्सत से आते हैं, मतलब अपने फ्री टाइम निकाल के आपसे मिलने आते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो हुआ जो लेखक के मतलब एक थोड़ा रिलेटिव थे, सोनाबाई थे, वो सोनाबाई ने अपने 4 बच्चों के साथ आ पहुंची अस्पताल में उनसे मिलने के लिए। तो लेखक को लगा कि आज फिर कुछ न कुछ दुर्घटना होगी। तो वो जो सोनाबाई थी वो अस्पताल में आते ही अपने बच्चे को इशारा करते हुए कही कि ये देखो चाचा जी, ये देखो कि चाचा जी। लेखक को लगा कि उनका अंदाज़ा लेखक को लगा कि सोनाबाई का अंदाज़ा कुछ इस तरीके से था कि चिड़ियाघर दिखाते हुए जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, अरे वो देखो बंदर, वो देखो शेर, वो देखो, मतलब हम लोग बहुत सारे जानवरों को दिखाते हैं, मतलब सोनाबाई का इस तरीके का अंदाज़ा था, मतलब वो अंदाज़ा था। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रेप रेप की आवाज़ ने मेरा ध्यान भटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले ही कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई ये कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। इसका मतलब समझते क्या लिखा है। जो सोनाबाई के जो 4 लड़के थे वो हॉस्पिटल में जाते ही, मतलब अस्पताल में जाते वो खेलने लगे। तो उनका एक लड़का कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा लड़का मेज पे चढ़ गया, और जो उनकी एक जो लड़की थी वहाँ पे जो दवा की शीशी रखी थी उसको लेके वो कथकली डांस करने लगी। और जो उनका जो चौथा लड़का था वो जो लेखक घनश्याम अग्रवाल जी की जो मतलब जो टांग फ्रैक्चर हुई थी, उस टांग में मतलब वो रेत की गोनी के सारे स्टैंड पे लटकाया जाता है ना, तो वो जो रेत की गोनी जो लटक रही थी उसके ऊपर वो अपना बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब वो देख रहे थे। जो लेखक थे वो उस लड़के को मना ही करने जा रहे थे कि भाई इस पर बॉक्सिंग मत करो। तब तक जो सोनाबाई की लड़की थी वो दवा की शीशी गिरा दी। दवा की शीशी मतलब गिरा दी, पटक दी। तो जो सोनाबाई थी अपने लड़की की तरफ घूरते हुए देखी। एक पल तो घूरते हुए देखी, लेकिन बाद में हंसते हुए कही, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। मतलब हंसते हुए कही कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। मतलब ये एक कहावत है, अपने गांव में बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मतलब दवा गई समझो बीमारी गई। मतलब ऐसे ही पूरा 2 घंटे तक वहाँ पे प्रक्रिया चलते रहा। तो 2 घंटे बाद जब सोनाबाई वहाँ से जा रही थी तो लेखक को ये कह कर गई कि मैं फिर आऊँगी, तो लेखक जो थे वो एकदम भीतर तक काँप उठे। भाई ये 2 घंटे में इतना मेरा सर खा गई, अगर ये फिर आएगी तो क्या पता मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, विशेषकर वह। अब देखते हैं दोस्तों कौन था वो, तो आइए देखते हैं। विशेषकर वो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आता है, मेरे छाती पर सिर रखकर आधे पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय। वो देखते क्या कह रहा था, हाय तुम्हें क्या हुआ, हाय तुम्हें क्या हो गया।
कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, फिर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरे छाती में मुंह गड़ाए रोते रहा। फिर रोने कुछ कम हुआ। उसने मेरे छाती से गर्दन हटाया और जब मुझसे आंख मिलाया तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल वाला है। ही। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोसी के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपने पत्नी पर आया, क्योंकि इसी प्रकार रोते देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसा दे दिया था। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें लिखा कि ये बताएं कि कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। विशेषकर कौन से लोग, तो आइए देखते हैं, विशेषकर कौन से लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट, कैमरा ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है। विशेषकर वो लोग जो दूसरे गांव से रिश्तेदार आते हैं, मतलब जो दूसरे गांव में रहते हैं, हम दूसरे गांव में रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, लेखक जिस हॉस्पिटल में थे, मतलब सॉरी जिस अस्पताल में थे, उनके मतलब सामने एक टैक्सी आके रुकी। उस टैक्सी में से एक आदमी निकला। वो आदमी निकलते ही सीधा इनके कमरे में घुसकर इनके मतलब ऊपर गिर के रोने लगा। मतलब वो जो आदमी था वो कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश। हम लोग मतलब अगर किसी एक्सीडेंट होता तो हम लोग भी किसी के पास जाते थे, हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे वो उसका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये सब बात वो कहने लगा। लेकिन जो लेखक थे वो अपने दिल में कहे। देखिए इसमें जो दिल लिखा है, देखिए हम लोग कभी कभी अपने मन में कुछ कहते हैं ना, तो वही लेखक इसमें उन्होंने अपने मन में कहा। लेखक ने अपने मन में क्या कहा, जो हुआ सो तो हुआ। लेखक अपने मन में बोलो, जो हुआ सो तो हुआ, पर तू क्यों रोता है पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ, लेखक अपने मन में कह रहे हैं। फिर वो जो आदमी था वो थोड़ी देर बाद रोना बंद किया, धीरे धीरे उसका रोना कम हुआ। बाद में वो जब अपना सिर उठा के जब लेखक को देखा तो वो एकदम चुप हो गया। वो जब एकदम चुप हो गया तो मतलब उसने फिर एकदम चुप होने के बाद उसने फिर देखा कि ये तो मैं भाई दूसरे के कमरे में आ गया हूँ। फिर वो धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना। उसने क्या बोला, माफ़ करना, गलती से मैं दूसरे कमरे में आ गया। फिर बोला, आजकल तो कुछ लोग ठीक से बताते भी नहीं है, शायद गुप्ता जी का कमरा बगल वाला होगा। मतलब उसने ऐसा बोला कि गुप्ता जी का कमरा बगल वाला होगा। बाद में वो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब लेखक को वही रोने की आवाज़ अपने पड़ोसी वाले कमरे से, मतलब बाजू वाले कमरे से आने लगी। लेखक को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस आदमी पर नहीं आया, लेकिन अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि उसको रोते हुए देखकर पत्नी को लगा कि ये इनके रिश्तेदार हो या तो कोई करीबी मित्र हो। ये समझकर उसने टैक्सी वाले को पैसा भी दे दिया था। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। हमदर्दी जताने वाले में वह लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। हम अक्सर उन्हें दूर से ही देखते हैं, भाग खड़े होते हैं। जानते हुए जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला जबा आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचते रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इस सदभरे में ये कविता बनाया। ये कहकर झोले में से डायरी निकाले और लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है सीलिंग। मेरे दोस्त की टूटी हुई है टांग। मोटर वाले तेरा ही साइड होगी रॉन्ग।
कविता सुनाकर वह मुझसे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाया और फिर कविताएं सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से विदाई की। अब आइए इस पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या लेखक बता रहे हैं कि जो हमदर्दी जताने आते हैं, कुछ लोग तो कभी कभी ऐसा आ जाते हैं कि जिनकी हम लोग सूरत भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो भी चले आते हैं हमदर्दी जताने। तो वैसे ही लेखक के साथ हुआ। उनके शहर में एक कवि थे जिसका नाम था लबकांद। नाम था। उनकी जो बेकार कविता, जो उनकी बेतुकी कविता थी, उनसे पूरा शहर परेशान था। उनकी कविता में कोई भी मतलब भाव नहीं था, उनसे पूरा शहर परेशान था। तो लेखक जो थे बात वो जानते थे, तो वो उस कवि को अगर दूर से ही देखते थे तो भाग खड़े होते थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं इनसे मिल गया तो ये बिना 10-20 कविता सुनाए बिना मानेंगे नहीं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। देखिए पिलाए बिना मतलब वो बिना सुनाए बिना मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो बगल में झोला दबा आ पहुँचे। एक दिन उन्होंने अपने बगल में झोला दबा के अस्पताल में उनसे मिलने आ गए। फिर उन्होंने उनसे कहा कि अरे कि भाई मैं 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में बहुत अति व्यस्त होने के कारण मैं आपसे नहीं मिल पाया। कसम से मैं उधर आपके बारे में सोच रहा था। इसके सदभरी में मैंने रात भर आपके लिए कविता लिखे हैं। वो कविता लिखे थे तो उन्होंने इतनी ही बात कहकर वो जो झोला लाए थे उसमें से डायरी निकाल कर वो कविता सुनाने लगे। तो दोस्तों कविता वो क्या थी, आइए एक बार और हम लोग उसको सुनते हैं। आसाम की राजधानी है सीलिंग, मेरी दोस्त की टूटी हुई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मतलब ये कविता उन्होंने सुनाई। कविता दोस्तों बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें ऐसे ही बताया गया हुआ है। तो फिर जो लेखक थे वो बड़ी मुश्किल से कविता सुने और जो कविता जो सुना रहे थे उनकी मतलब मानो तो एक आंख पूछ रही हो कि बताओ कविता कैसी है। उनकी एक आंख लेखक से पूछ रही हो कि बताओ कविता कैसी है, लेकिन उनकी जो एक आंख ये भी पूछ रही थी, बोल बेटा अब भी भागेगा क्या मुझसे। तो जो लेखक थे जल्दी से उनकी सारी कविता सुने, उनको चाय पिलाया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने विदाई कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट है आज का, ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपया कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरे कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्द जताने वाले। फिर लेखक ने ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी हो तो तू बेझिझक तोड़, लेकिन ये वैसे जगह तोड़ना कि जहाँ पे मेरे कोई भी रिश्तेदार मित्र नहीं हो, क्योंकि ये हमदर्द जताने वाले भी बड़े एक प्रकार से देखो तो निकम्मे होते हैं कि फुकड़ का हमदर्द जताने आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो। हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर आप लोग को दोस्तों क्लास 11 के SSC बोर्ड्स के ऑल टू ऑल सब्जेक्ट से आप लोग को लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।